नमस्ते बच्चों, आज अपन रसायन विज्ञान क्लास 12 का नंबर चैप्टर जिसका नाम उपसहयोगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है उपसहयोगी। अब दिमाग में आता है उपसहयोगी होता क्या है, तो उपसहयोगी वही होगा जिसके अंदर उपसर्जक बंध होता है। अब दिमाग में बंध किसे कहते हैं, तो ये चीज बंध के बारे में अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। बंध का मतलब है एक दूसरे के द्वारा बंध बनाने की क्षमता, एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बंध कहलाती है। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? बंध दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल बंध, दूसरा दुर्बल बंध। प्रबल बंध जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक, उपसर्जक बंध। दुर्बल बंध 2 प्रकार के होते हैं, वांडरवाल बंध और हाइड्रोजन। वांडरवाल बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसके बारे में बंध के बारे में पूरा विस्तार से 11th क्लास के अंदर चौथा चैप्टर है उसके अंदर पूर्ण विस्तार से दिया गया है। उसका चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध, उसके बारे में दिया गया। तो इसका मतलब आप 12th के बच्चे 11th का बारे में आपने पढ़ लिया है। फिर मैं बताना चाहता हूँ आयनिक बंध, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा, आयनिक मतलब आयनों के द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं NaCl। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। कैसे कंफर्म करोगे, तो Na पर प्लस चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, इसके द्वारा इसका मतलब इसमें 2 आयन पाए जाते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अतः इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक। अब दूसरा आता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब है इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो F2 के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। कैसे मालूम किया, तो अपन जानते हैं कि फ्लोरीन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार दूसरे फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ये 7। तो ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन अपना साझा करेंगे तो ये बंध का निर्माण होगा और इनमें अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। देखो इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हो गए, 8। अतः इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक। उपसर्जक बंध सिंपल सा आप 11th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो। उपसर्जक का मतलब है जब एक परमाणु अपने एकांक के इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु लेता है। अतः इस प्रकार के बंध को अपन कहते हैं दाता ग्राही बंध। फॉर एग्जाम्पल इसमें बात करें तो अमोनियम आयन NH4 में कौन सा बंध पाया जाता है, उपसर्जक बंध पाया जाता है। कैसे कंफर्म किया आपने, तो अमोनियम आयन का निर्माण कैसे होगा, अमोनिया प्लस H+ आयन। अमोनिया की संरचना देखें तो नाइट्रोजन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हुआ है, हाइड्रोजन का यहां पर भी अष्टक पूरा हुआ है और यहां पर भी अष्टक पूर्ण हो गए। नाइट्रोजन की बात करें, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। परंतु H+ आयन के साथ भी क्या कर रहा है, एक बंध का निर्माण कर रहा है। H+ आयन में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब किसी परमाणु पर आवेश आता है इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। परंतु जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बंध का निर्माण होगा। इस बंध को क्या कहते हैं, उपसर्जक बंध कहते हैं। उपसर्जक बंध को एक एरो तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है। यहाँ किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है। इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, उपसर्जक बंध कहते हैं। अतः इस प्रकार के यौगिकों में एरो वाले बंध पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, उपसर्जक यौगिक कहेंगे। तो कहने का मतलब ये छोटी चीजें अपने 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, 11th पढ़ी,
उनका विस्तार अपन किसमें पढ़ेंगे? 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक उपसहयोगी को बड़े विस्तार से पढ़ाया गया है, बताना पड़ेगा अपन को। अभी तक अपने जो पढ़ा वो बेसिक था, उसका विस्तार 9th में, 10th में, 11th में देगा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ओनली फॉर 12th क्लास, जिसका नाम है उपसर्जक योगी। इस 12th क्लास का जब चैप्टर शुरू होता है तो बेसिक चीज दी गई है, योगात्मक योगी दिक् लवण। उसके बारे में अपन 2 मिनट से चर्चा कर लेते हैं। योगात्मक योगी नाम से पढ़ने मिल रहा है योगात्मक एडिशन। एडिशन का मतलब है दो सरल योगी को जोड़ना, और जोड़ के बड़े योगी का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? योगात्मक योगी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पोटेशियम सल्फेट, एक लिया एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रेट, तो एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण हुआ, उसे कहता है पोटास एल्यूम। यही कहलाती है अपनी फिटकरी। आपने देखी होगी फिटकरी जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और हाइड्रेट लेंगे तो एक सॉल्ट क्रिस्टल का निर्माण होगा, उसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका सिंपल नाम है मोहर लवण। ये बेसिक है कि भाई लवण में और यौगिक में क्या डिफरेंस, इसके बारे में थोड़ा बताया गया, इसके बारे में खास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ध्यान रखो, इस चैप्टर को मैं पूरा इस चैप्टर को आपको ध्यान रखना एमएल के बारे में, ये पूरा चैप्टर में एमएल के आधार पर पूरा खत्म करूंगा। तो इस एमएल के बारे में आपको विस्तार से समझना है, एमएल क्या होता है उसके बारे में आपको 2 मिनट में बताएंगे। फिर आपकी बुक के अंदर दिया है दिक् लवण और संकुल यौगिक में क्या डिफरेंस है। दिक् लवण वही बात जो मैंने कहा था, योगात्मक योगी आपस में मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण। परंतु दिक् लवण और संकुल योगी में क्या डिफरेंस है? दिक् लवण का मतलब है ऐसे यौगिक जो क्रिस्टलीय अवस्था में अपना अस्तित्व रखते हैं, जैसे ही उसको जल में या गलित अवस्था में रखेंगे तो आयनों में टूट जाते हैं, उसे अपन कहते हैं दिक् लवण। अभी मैंने कहा था ये बढ़िया अपना क्रिस्टल फेरस अमोनियम सल्फेट। इस लवण को मैं इस क्रिस्टल को जब जल में डालूंगा तो ये क्या देगा? फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और जल का आयन। मतलब इस जो क्रिस्टल था वो आयनों में टूट जाएगा। जो आयनों में टूट जाता उसे कहते हैं अपन दिक् लवण कहते हैं। बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है दिक् लवण और संकुल योगी में क्या अंतर है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इस कारण में इस टॉपिक को लिया है। संकुल योगी, संकुल योगी को, उपसर्जक योगी को, समन्वय मंडल को, ये सभी एक ही नाम है। कंफ्यूज करने के लिए 2-2, 3 अलग नाम दिए गए। इसका मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उपसर्जक योगी का नाम क्या नाम है? संकुल योगी, और इसी का नाम क्या है? समन्वय मंडल है। अब क्या आपके दिमाग में संकुल योगी किसे कहते हैं? संकुल योगी का मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऐसा योगी जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थित रहेगा, उसके साथ साथ वो जलीय अवस्था में, गलीय अवस्था में अपना स्थायित्व रखता है। इसका कहने का मतलब है ऐसे योगी जिसको जल में डालने पर आयन अपने आयन नहीं देता है, आयनों के प्रेशर नहीं देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संकुल योगी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ही प्रकार का यौगिक लिया, ये यौगिक लिया, इसको मैं जल में डालूंगा तो पोटेशियम आयन का टेस्ट तो देगा, पोटेशियम आयन का टेस्ट तो देगा, परंतु ये आयनों में नहीं टूटेगा। इसका मतलब फेरस और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। जो कहने का मतलब है जो जलीय अवस्था में अपना स्थायित्व रखता है, आयनों में नहीं टूटता है, उसे कहते हैं संकुल योगी। संकुल का इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल योगी, मतलब जो आयनों में नहीं टूटता है, उस संकुल योगी को ही अपन कहते हैं उपसर्जक योगी कहते हैं। चाहे संकुल योगी को चाहे उपसर्जक योगी को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए अपन को याद रखना चाहिए ML। अब आप कहोगे ML क्या है? M का मतलब होता है मेटल, L का मतलब होता है लिगेंड। मतलब मेटल व लिगेंड से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसर्जक यौगिक कहलाते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं अपन? संकुल यौगिक कहते हैं। आपके 12th क्लास में जो मेटल दिए गए वो डी ब्लॉक के तत्व दिए गए। मैक्सिमम जो तत्व है कौन से? डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक के अंदर भी कौन सी? 3D सीरीज है, ना कि 4D ना कि 5D। इसका मतलब आपके 12th क्लास के अंदर उपसर्जक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से वर्णन।
अगर 4D 5D देंगे तो चैप्टर और बढ़ जाएगा। उसका विस्तार यहां ना देके बीएससी के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इसका विस्तार दिया गया है। डी ब्लॉक को ही क्यों लिया मेटल के अंदर? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और उनकी ऊर्जाएं समान होती है। इस कारण मैक्सिमम जो मेटल लिए रहते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व ही लिए जाते हैं। तो इसके बाद मेटल के बारे में आपके दिमाग में कंसेप्ट अब होता है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड का मतलब होता है जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करता है, उससे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। इसी आधार पर एक 11th में आप पढ़ते हो अम्ल सार के सिद्धांत, अम्ल सार सिद्धांत, जो 11th क्लास का 7वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है साम्य अवस्था। ये चैप्टर उपसहयोगी के अंदर अपन 11th क्लास, 9th क्लास सभी चैप्टर के साथ लेंगे, तो उसका आपका मतलब 11th क्लास का बेसिक आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। साम्य अवस्था में अम्ल सार के कई सिद्धांत दिए गए हैं। लुईस अम्ल सार सिद्धांत, बार्नस्टेड अम्ल सार सिद्धांत, आर्नेस का सिद्धांत। तो उसमें बताया गया है लुईस अम्ल सार की बात करें तो कहता है लुईस अम्ल उसे कहते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है उसे सार कहते हैं। अतः मेटल जो होंगे, जो मेटल जो होंगे हमेशा लुईस अम्ल होते हैं और जो सार जो होते हैं, लिगेंड जो होते हैं, वो लोग हमेशा लुईस सार होते हैं। यहां से कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया, नॉर्मल एग्जाम में नीट जेईई में पूछा जाता है कि लिगेंड की प्रवृत्ति होती है लुईस अम्ल, लुईस सार, उदासीन, या कोई ऑप्शन बना के दे सकता है। तो ध्यान रखना लिगेंड की प्रवृत्ति क्या होती है? लुईस सार होती है। लुईस सार का मतलब होता है जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करता है। जब ये एकांकी इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा और मेटल क्या करेगा? एकांकी इलेक्ट्रॉन को युग्म को ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था उस बंध का मतलब क्या होता है? ये लिगेंड देगा, मेटल लेगा, इसका मतलब इस प्रकार एरो का निर्माण होगा। जब ये एरो का निर्माण होगा उसके अंदर कौन सा बंध पाया जाएगा? उपसहसर्ग बंध पाया जाएगा, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया था। इसका मतलब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इस कारण उपसर्ग बंध का दूसरा नाम होता है दाता ग्राही बंध होता है। तो आपको संकुल योगी, उपसहयोगी के बारे में मैंने मेटल और लिगेंड के बारे में बताया। अब लिगेंड भी बहुत सारे होते हैं। लिगेंड की बात करें, लिगेंड के प्रकार, एक दंतु लिगेंड, इंग्लिश में कहते हैं मोनोडेटेड लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, त्रिदंतु लिगेंड, बहुत सारे होते हैं। अब एक दंतु लिगेंड का मतलब क्या है? देखो किताब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक दंतु लिगेंड किसे कहते हैं? एक दंतु लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो केंद्रित परमाणु के साथ एक उपसहसर्ग बंध का निर्माण करता हो, उसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। ये नहीं कि उसके पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन, उसको अगर ध्यान में रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहने का मतलब है ये एक एरो का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। कैसे कंफ्यूज हो गए अभी मैं 2 मिनट में बताता हूं। जैसे आप देखोगे H2 जल, जल में देखा तो आप देखोगे जल के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन। आप सोचोगे ये ऑक्सीजन एटम है जो दो उपसर्ग बंध का निर्माण करेगा, परंतु वाकई में यहां पर कितना करता है? एक ही बंध का निर्माण करता है। इसे अपन बीएससी में पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल लिगेंड कहते हैं। उसके बारे में अभी चर्चा यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को ये समझना है कि जल जो होता है एक दंतु लिगेंड होता है। एक चीज और ध्यान रखनी, सिंपल H2O को अपन जानते हैं जल कहते हैं, परंतु यहां पर उपसहयोगी के अंदर इसका नाम जल ना कह के इसका नाम कहते हैं एक्वा। अब क्या होगा सर एक्वा? अरे एक्वा का आप तो बार बार यूज करते हो, आप जब जल पीते हो आप कहते हो एक्वा गार्ड। उस एक्वा गार्ड का एक्वा वर्ड जो लिया गया है वो उपसहयोगी के अंदर से लिए गए। तो ध्यान रखना उपसहयोगी के अंदर H2O को जल ना कह के एक्वा कहते हैं। चलो ये H2O का नाम क्या हो गया? एक्वा हो गया। यहां तो क्लियर हो गई। एक है बच्चों का आवेश, तो आवेश को देख के बताना है। आवेश किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा ना बता के देख के बताना है। मैं कहूं
इसके ये बेटा बताओ Cl पर कौन सा आवेश है? क्या Cl पर कोई आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश है? जीरो आवेश। अब मैं कहता हूं Cl पर कौन सा आवेश है? आपको नेगेटिव दिख रहा है ना? कितना नेगेटिव है? एक, इसका मतलब कितना आवेश है? माइनस है। अब मैं कहता हूं Cl पर कौन सा आवेश है? आपको पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब उससे पॉजिटिव। कहने का मतलब है उस परमाणु, उस यौगिक पर, उस आयन पर कौन सा आवेश है, वही अपन को आवेश ज्ञात करना है। यहाँ H2O पर कोई आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस पर आवेश कितना है? शून्य आवेश। NH3 अमोनिया, वाक्य पर 9th क्लास 10th क्लास छोटी क्लास में NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। परंतु उपसहयोगी के अंदर इस अमोनिया को क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, एमीन का मतलब है यहां पर मैंने आधा म लिया है, इसकी स्पेलिंग होगी AMMINE। ये बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक चैप्टर, उसमें NH2 को कहते हैं एमीन। इस एमीन और इस एमीन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें इसकी स्पेलिंग है AMINE, इसमें एक M है और इसमें डबल M है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब इसका कहां उपयोग करेंगे? क्योंकि अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है, कई 10 साल से आ रहा है। क्या आएगा कि सहयोगी का नाम लिखिए, तो नाम लिखना है तो उस समय उसमें डबल M का उपयोग करेंगे। तो अमोनिया को क्या कहेंगे? यहाँ पर अमोनिया ना कहेंगे, क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। क्या इस पर भी कोई आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश होगा? शून्य। जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी प्रकार का बंध का निर्माण नहीं करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। CN को अपन कहते हैं, पूरा नाम होता है साइनाइड, परंतु यहां पर जो पीछे आइड है, डाइड है, इसको हटाकर ओ लगाते हैं। इसका मतलब साइनाइड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? साइनो कहेंगे। इस पर आवेश है, हाँ माइनस है ना, कितना है? एक है। इस पर, इसका मतलब इस पर आवेश कितना होगा? -1। NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड। पर मैंने कहा था आइडाइड को हटाकर क्या लगाओगे? ओ लगाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो। इस पर कितना चार्ज है? -1, इसका मतलब इस पर आवेश होगा -1। OH को जनरली अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में आइड हटा के क्या लगोगे? हाइड्रोक्सो। कितना आवेश है? -1, इसका मतलब -1 है। X को अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? हेलोजन कंपाउंड। 10वां चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर ही बात कर रहा हूं। 12th क्लास के अंदर 10वां चैप्टर इस हेलोजन पर डिपेंड करता है। हेलोजन को सामान्यतः X के रूप में दर्शाया जाता है। और जानते हो हेलोजन तत्व कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन तत्व होते हैं जो कि आवर्त सारणी के अंदर 17वें वर्ग में पाए जाते हैं। मुख्यतः इन तत्वों के अंदर बायोएटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो मैं बताया था, फ्लोरीन का एग्जांपल लिया था मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तब मैंने कहा था फ्लोरीन के बायोएटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। सभी चीजें, चाहे आप हो चाहे हम हो, सभी क्या चाहते हैं? स्टाइकर प्राप्त करना चाहते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर स्टाइकर कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके बायोएटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अष्टक नियम का पालन करता हो। फ्लोरीन के बायोएटम कोष में अभी मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन थे? बायोएटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो माइनस चार्ज आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। वो भी मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल मैंने आयनिक बंध के अंदर बताया था, Na पर प्लस और Cl पर माइनस। Na पर प्लस क्यों आया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन देखिए तो 281, इसका देखिए 277। इसके बायोएटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। अतः X का मतलब क्या होगा? हेलोजन। हेलोजन पर कौन सा चार्ज होगा? -1, इस पर आवेश क्या होगा? इसकी एक लंबी सी सारणी आपकी बुक में लिखी हुई है, परंतु अपने पास इतना समय नहीं है, इतना नहीं कि मैं उस सारणी को बनाऊं। आपके पास बुक होगी, बुक को देखकर थोड़ा सा और सारणी को विस्तार से आप नोट्स के रूप में बस कर सकते। अभी अपने एक तंतु लिगेंड के बारे में पढ़ा। एक तंतु लिगेंड का मतलब है जो मेटल के साथ एक उपसर्ज बंध का निर्माण करता है, उसे अपन कहते हैं एक तंतु लिगेंड। अगला टॉपिक पढ़ेंगे द्वितंतु लिगेंड।
द्वितंतु लिगेंड का मतलब है ऐसे लिगेंड जो एक ही समय में दो उपसर्जन का निर्माण करता है, उसे द्वितंतु लिगेंड कहते हैं। अपने बुक के अंदर मुख्यतः 3 है, मैंने 2 बताए, 2 और 1 आप देख लेना बुक के अंदर। एक लिया मैंने, इसका नाम है CH2 CH2 NH2 NH2, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। अब बताओ इस पर कितना कोई आवेश दिख रहा है क्या? कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस पर कितना आवेश होगा? 0 आवेश। अब ये बताओ कि इसके अंदर एथिलीन डाइएमीन के अंदर कौन सा तत्व है जो मेटल के साथ उपसर्जन बनाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अतः नाइट्रोजन परमाणु क्या देगा? अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को देगा, उपसर्जन का निर्माण करेगा। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 1 और ये 2, ये मेटल के साथ एक समय में 2 उपसर्जन का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड हो गया? द्वितंतु लिगेंड हो गया। द्वितंतु इस एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में अपन कहते हैं EN, ये भी ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? EN कहते हैं। दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH, COOH। यहां से H निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्जेलेट। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलेट। ये रहा ऑक्जेलेट। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? OX। यहां पर आपको कितना आवेश दिख रहा है? तो एक नेगेटिव ऑक्सीजन पे दिख रहा है, एक यहाँ ऑक्सीजन। इसका मतलब इस पर कितना आवेश हो गया? -2 आवेश हो गया। इसका मतलब ये भी कितने बंध बनाएगा? 2 बंध बनाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है? द्वितंतु लिगेंड। मुख्यतः अपन 12th क्लास के अंदर एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड के बारे में, त्रितंतु भी है, चतुर्तंतु लिगेंड भी है, पंचतंतु भी है, षट्तंतु लिगेंड भी है, एक है। तो मैं आपको चाहूँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एथिलीन डाइएमीन के अंदर और एथिलीन डाइएमीन को जोड़ते रहना है। जैसे जैसे जोड़ते रहोगे तो त्रितंतु, चतुर्तंतु, पंचतंतु का लिगेंड का निर्माण हो जाएगा, जो आप अपने बुक के अंदर उसके सूत्र देख सकते हो। मैंने देखो ये क्या किया, मैंने ये सूत्र लिखा CH2 CH2 NH2 NH2, इसका मैंने आपको बताया नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ बंद बनाएगा तो यहाँ से H हटेगा और वापस मैंने और क्या जोड़ दिया? एक एथिलीन डाइएमीन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? त्रितंतु लिगेंड। अब वो त्रितंतु लिगेंड कौन कौन से है तो आप जानते हो, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये 3 अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? मेटल को देगा। और कितने उपसर्जन का निर्माण करेगा? 3 का निर्माण करेगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? त्रितंतु लिगेंड कहलाएगा। चतुर्तंतु लिगेंड और एथिलीन डाइएमीन को दो, पंचतंतु और एथिलीन डाइएमीन को जोड़ दो। अब आता है एक सूत्र पूछा जाता है EDT। EDT का फुल फॉर्म क्या है? EDT का फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है। अब बताओ ये कौन सा होगा? चतुर्तंतु होगा, पंचतंतु होगा, षट्तंतु लिगेंड होगा? कौन सा लिगेंड होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब उपसर्जन का निर्माण कौन कौन करेगा? तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? षट्तंतु लिगेंड। कितने आवेश है? 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये सूत्र किसका बन गया? EDTA -4। EDTA -4 करना है तो इसका मतलब 4 आवेश लगेंगे। परंतु ये कौन सा लिगेंड कहलाएगा? तो कौन सा लिगेंड है? षट्तंतु। क्यों? क्योंकि 4 तो आवेश और 2 नाइट्रोजन ऊपर से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। पूछा जाए एग्जाम में EDTA -3, ध्यान रखना 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। EDTA -3, EDTA -4 का एक सूत्र लिखो। तो -3 का मतलब है 3 आवेश, 1 2 3। इसका मतलब अब इसको आप छुपा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दोगे? आप केवल क्या लिख दोगे? H लिख दोगे। तो कितने आवेश हो गए? 1 2 3 आवेश। तो EDTA -3। ये कौन सा लिगेंड होगा? षट्तंतु होगा या पंचतंतु? तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड होगा? पंचतंतु लिगेंड होंगे। आई बात समझ में? तो अपने एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड, त्रितंतु, चतुर्तंतु, पंचतंतु, षट्तंतु लिगेंड। मुख्यतः इंपॉर्टेंट कौन से? एक तंतु और द्वितंतु। अब एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है उभय तंतु लिगेंड और किले लिगेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तंतु लिगेंड किसे कहते हैं और किले लिगेंड किसे कहते हैं? ये लिगेंड का काम कहां इंपोर्टेंट होगा?
उपसहयोगी के आईपीसी नामकरण में ये लिगेंड दोनों का काम होगा। बकायदा इन लिगेंड की एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बकायदा सिंपल क्वेश्चन बनता है। सिंपल ये लिखा जाएगा उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कीलेट लिगेंड किसे। इनके प्रश्न आपको अंदर ही डीपली मिलेंगे, मतलब नामकरण के अंदर मिलेंगे, और इनके प्रश्न आपको ऊपरी तौर पर मिलेंगे। सीधा इससे प्रश्न पूछा जाएगा उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं। अपना टॉपिक है उभयतंतु लिगेंड। जैसे बायो में पढ़ जाओ, उभयचर जंतु किसे कहते हैं, उभयचर जंतु जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। इसका मतलब ऐसा लिगेंड जिसके अंदर एक ही अणु यौगिक के अंदर दो दाता परमाणु हो, परंतु शर्त यह है एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। क्लियर? वापस सुन लो उभयतंतु लिगेंड का। अभी मैंने आपको उभयतंतु लिगेंड बताया, इसकी परिभाषा को आप सुन लो। ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु हो, परंतु बहुत इंपोर्टेंट वर्ड लिखा मैंने यहां पर, परंतु एक समय में एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसर्ग बंध का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उभयतंतु लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन कहते हैं नाइट्रो, NO2। इस नाइट्रो को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, तो ये नाइट्रोजन मेटल के साथ एक उपसर्ग बंध का निर्माण करता है। इसका मतलब यहां दाता परमाणु कौन सा होगा, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को मैं दूसरे रूप में लिखता हूं, ये देखो नाइट्रोजन का मतलब है NO2, यहां पर देखो N 2 ऑक्सीजन, यहां पर देखो N 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब दोनों कौन सा है, नाइट्रो। परंतु यहां पर कौन सा दाता परमाणु है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसका नाम होगा नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्राइट्रो। क्लियर? दो दाता परमाणु है, तो एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसर्ग बंध का निर्माण कर रहा है। उपसर्ग बंध का मतलब समझिए एरो का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएंगे, उभयतंतु लिगेंड। एक एग्जांपल और CN को भी मैंने आपको एक तंतु लिगेंड के अंदर बताया था, क्या नाम बताया, साइनो। तो इसके साइनो के अंदर ये C है, मेटल के साथ बंध बना रहा है, इसका मतलब यहां दाता परमाणु कौन हो गया, कार्बन C हो गया, और यहां दाता परमाणु कौन सा हो गया, N हो गया। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, उभयतंतु लिगेंड। इसके अंदर कार्बन भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन बंध बना सकता है, परंतु एक समय में ये कार्बन के साथ बना रहा है और ये किसके साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर बोर्ड के क्वेश्चन बनता है। कीलेट लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड क्या होते हैं, बहुतंतु लिगेंड। बहुतंतु लिगेंड का मतलब जिसके अंदर दो या दो से अधिक उपसर्ग बंध का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बहुतंतु लिगेंड। जो केंद्रीय धातु आयन के साथ एक वलय का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद, ये मैंने कौन सा लिगेंड लिया, अभी बताया था, एथिलीन डायमीन, EN, CH2 CH2 NH2 NH2। ये इसके कितने मोल लिए मैंने, 2 मोल लिए। ये कितने, और ये केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या कर रहा है, एक वलय का निर्माण कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड। एक एग्जांपल और देखो, यहां मैंने आपको पहले ही बताया उपसहयोगी का मतलब क्या होता है, Ml। M कौन सा है, मेटल कौन सा है, आयरन, और L लिगेंड क्या लिया, OH का फुल नाम मैंने पहले बता दिया, क्या नाम है, ऑक्सीलेटो। कितने हैं, 3, तो 1 2 और ये 3, और ये मेटल के साथ एक वलय का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब कौन से लिगेंड है, कीलेट लिगेंड है। तो मेरे हिसाब से आपके जो कोर्स में लिगेंड थे, वो लिगेंड के बारे में पूर्णतः विस्तार से आपको समझा दिया है। एक चीज और आती है, मैंने पहले इस टाइम का समन्वय मंडल और आयनीय मंडल, तो ये भी थोड़ा सा समझ लो, समन्वय मंडल आयनीय मंडल क्या है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था K4 FeCN6, जो कोष्टक में होता है, मैंने आपको पहले बताया था Ml को क्या कहते हैं, उपसर्ग यौगिक कहते हैं। जो कोष्टक में होता है Ml, वही क्या कहलाता है, संकुल यौगिक, वही क्या कहलाता है, समन्वय मंडल। इसका मतलब क्वेश्चन बन सकता है, आया हुआ भी है, समन्वय मंडल का अर्थ क्या है, सिंपल सा अर्थ है, Ml कोष्टक के अंदर होता है, उसे कहते हैं समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल के बाद जो तत्व होता है उसे कहते हैं आयनिक मंडल। तो इसका मतलब ये हो गया आपके आयनिक मंडल, और ये हो गया आपके समन्वय मंडल। ओके, थैंक यू।